वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये इस सीरीज का हमारा 9th लेक्चर है। यहाँ पर हम जीएस के 1, 2, 3 एंड 4 पेपर में से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द इश्यूज रिलेटेड विद अर्बन हेल्थ केयर इन इंडिया, सजेस्ट मेजर्स टू मिटिगेट द रिस्क पोस्ड बाय एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स ऑन अर्बन हेल्थ इन इंडिया। भारत में शहरी स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करें। भारत में शहरी स्वास्थ्य पर चरम जलवायु घटनाओं से उत्पन्न जोखिम को कम करने के उपाय सुझाएं। तो अगर हम एक रिपोर्ट आई थी यूएन वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ठीक है, प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट वर्ष 2018 में, और अगर हम इसकी माने तो इंडिया की करीब 34% पॉपुलेशन जो है वो शहरी इलाकों में ही रहती है, जो कि बढ़कर जो है 40% हो जाएगी वर्ष 2040 तक। और यही अगर हम 2050 की बात करें तो जो शहरी इलाकों की आबादी है वो बढ़कर जो है 60% तक की हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसका मेन कारण है माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है रूरल एरियाज से। बेटर एकेडमिक फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर एजुकेशन लोगों को और ज़्यादा बेहतर मिल जाती है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो शहरी एरियाज़ में अच्छे हैं। इसकी वजह से जो है माइग्रेशन के कारण जो है यहाँ पर अर्बन एरियाज़ की जो पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो है रैपिड अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, जो बहुत तेज़ी से जो शहरीकरण हो रहा है, उसके कारण कई सारी जो है यहाँ पर हम प्रॉब्लम्स देखते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है कई जो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है उससे जो है प्लान्ड तरीके से, ठीक है, प्लान्ड तरीके से जो है पूरा जो है शहरीकरण नहीं हो रहा है, जिसके कारण कई सारी समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि सैनिटेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, एयर पॉल्यूशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एयर पॉल्यूशन की वजह से जो है सांस की दिक्कतें, लोगों को सांस की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कम्युनिकेबल डिसीजेस बहुत ज़्यादा हैं, एक्सीडेंट्स हैं, इंजरीज़ हैं, ये सब का कारण है, ठीक है। क्योंकि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, कोई प्लानिंग नहीं की गई है, यहाँ पे लोग आके बसते चले जा रहे हैं, तो उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो गई हैं। इसके साथ साथ अगर हम हेल्थ के नज़रिए से देखें, ठीक है, अगर हम हेल्थ के नज़रिए से देखें तो भी हमें बहुत सारी समस्याएं जो हैं यहाँ पर अर्बनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं। अगर हम कुछ बात करें तो जैसे क्या है, पुअर न्यूट्रिशन हेल्थ है। जितने भी जो अर्बन पॉपुलेशन जो है उनकी जो डाइट है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। लोग फास्ट फूड, जंक फूड पर जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से जो है उनके अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होनी चाहिए, जो उनके अंदर जो न्यूट्रिशन उनकी बॉडी को जो पूरा होना चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उनमें न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है। जो शहरी इलाकों के पीपल हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है ओबेसिटी, मोटापे से बहुत ज़्यादा जी पॉपुलेशन जो है वो ग्रसित है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर अर्बनाइजेशन के कारण जो है यहाँ पर जो है, हम जैसे कि जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या फिर हम कह सकते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। उसको हाई होने के कारण यहाँ पे काफ़ी सारी पॉपुलेशन जो है वो स्लम एरियाज़ में आकर के बस जाती है, और स्लम एरियाज़ जो है वहाँ पर जो है सैनिटेशन बहुत अच्छा नहीं होता, लोगों को साफ़ पानी पीने का जो है पानी नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से उनकी हेल्थ पे, उनके स्वास्थ्य पर जो है यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव देखने को हमें मिलता है। इसी के तरह जो है पॉल्यूशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और यहाँ पर जो है जितना भी जो वेस्ट जनरेशन हो रहा है, ठीक है, इतनी पॉपुलेशन जो है तो वहाँ पे जो है वेस्ट भी बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है, जिसका कि मैनेजमेंट जो है अभी तक बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली रूप से जो है हम लोग नहीं कर पाए हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि अर्बन हेल्थ केयर के साथ जो है कौन कौन से जो है जुड़े मुद्दे हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर जो है अधिक ध्यान देती है हमारी सरकार। यहीं अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जो हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने जो है वर्ष 2019-20 का अगर हम आंकड़े देखें तो रूरल हेल्थ केयर पे करीब 30,000 करोड़ जो है खर्च किया था। लेकिन यहीं अगर हम अर्बन इलाकों की बात करें तो यहाँ पे जो है केवल 850 करोड़ ही जो है हेल्थ केयर पे खर्चा किया गया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि रूरल एरियाज़ में जो है हेल्थ केयर सिस्टम पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है इस वजह से जो है हेल्थ केयर सिस्टम जो शहरी
इलाकों की जो है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है और यहाँ पर कई सारी समस्याएं देखी गई है, जैसे कि हमने अभी बात की न्यूट्रिशनल हेल्थ है, ओबेसिटी है, इसके साथ साथ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वेस्ट का सही से निपटान ना होने के कारण कई सारी जो हैं बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर ये सब जो है यहाँ पे समस्याएं जो हैं इससे जुड़ी हुई हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्वास्थ्य जो बुनियादी ढांचा है, जो हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो कमी है। अगर हम बात करें अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की, ठीक है, अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है 9072 जो है अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, लेकिन इसमें से केवल 5190 हेल्थ केयर सेंटर ही जो है वो ऑपरेशनल है, ठीक है, वो कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण भी जो है लोगों को बहुत सारी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं जो हैं वो झेलनी पड़ती हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें अर्बन जो सब सेंटर्स होते हैं, ठीक है, लैक ऑफ अर्बन सब सेंटर्स, जो अर्बन सब सेंटर्स होते हैं, यहाँ पे जो है जो हेल्थ केयर सर्विसेज जितनी भी प्रोवाइड कराई जाती हैं सरकार द्वारा, तो ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्सेस होता है, ठीक है। यहीं पे जो है सबसे पहले जो है कोई भी व्यक्ति जो है जाता है जब उसको कोई भी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम अर्बन सब सेंटर्स की बात करें तो अर्बन एरियाज़ में केवल इसकी संख्या कितनी है, वो 3000 है, और यही अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो 1.5 लाख है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस कारण से भी लोगों को बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो पहुँचा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं बीमारियों का बोझ, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हमने बात की, जो शहरीकरण के कारण जो शहरीकरण भी नहीं, हम कह सकते हैं कि जो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, जो बहुत ही जल्दी से रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ है, उसके कारण बहुत सारे जो है बीमारी जो है शहरी इलाके में उत्पन्न हो गई हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो पॉल्यूशन के कारण बहुत ज़्यादा जो है बीमारियां होती हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम यही बात करें अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की, ठीक है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इलनेसेस देखने को मिलती हैं वो देखने को मिलती हैं हाइपरटेंशन की, ठीक है, हाइपरटेंशन या फिर हम कह सकते हैं इसको बीपी की, जिसमें से कि हर 5 में से एक व्यक्ति को जो है हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। तो इससे क्या होता है, हर 5 में से एक व्यक्ति जो कि 40 साल से कम का है उसको हाइपरटेंशन की समस्या है। इसके कारण जो है प्रीमेच्योर डेथ होती है, ठीक है, जिससे कि या फिर अगर उसको कोई भी अगर इलनेस है तो जाहिर सी बात है वो अपने काम पर जो है वो नहीं जा पाएगा, जिससे कि हमारे जो पूरे देश में जो है इकोनॉमिक लॉसेस भी जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बीमारियों का जो बोझ है वो भी अर्बन एरियाज़ में बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद हम देखते हैं जेंडर डिस्पैरिटी, ठीक है, लिंग असमानता भी है, ठीक है। जो यहाँ पर जो है यहाँ जितने भी जो है हम देखते हैं तो वुमेन जो है, ठीक है, विमेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है कम जो है हेल्थ केयर फैसिलिटी को अवेल करती हैं, मोस्टली 50% से भी ज़्यादा, ठीक है, जो कि 50% से भी ज़्यादा जो है वो मेल्स जो हैं वहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि एक्चुअली में डॉक्टर को सीख कर रहे हैं, डॉक्टर की हेल्प को सीख कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है लिंग असमानता भी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हम देखते हैं स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच का जो है वो भी बहुत ज़्यादा अभाव है। ये कई कारणों से हो सकता है, ठीक है। लोगों के जो उनकी जो स्वास्थ्य की जो देखभाल है उसके लिए जो है उनके पास बहुत सारे बैरियर्स हैं, जिसके कारण जो है वो अच्छी से अच्छी हेल्थ फैसिलिटी को अवेल नहीं कर पा रहे हैं। इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये होती है फिजिकल रीच, ठीक है, कि लोगों की जो है वहाँ हॉस्पिटल या फिर कोई भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर तक उनकी पहुँच, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि जहाँ पे भी वो रह रहे हैं या काम कर रहे हैं उसके 5 किलोमीटर के दायरे में कोई ना कोई हॉस्पिटल होना चाहिए, ठीक है, या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है उन्हें प्रोवाइड कराई जाए 5 किलोमीटर के दायरे में। तो यहाँ पर जो है कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कि 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी जो है यहाँ पे कोई भी सेंटर नहीं है जहाँ पे कि लोग जो है जाके अपने प्राइमरी हेल्थ का जो है चेकअप करा सके, तो या फिर हम कह सकते हैं हेल्थ का प्राइमरी चेकअप करा सके। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे इनके फिजिकल रीच जो है ये एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं।
लोगों के पास इतने संसाधन नहीं है, वित्तीय संसाधन नहीं है कि वो जाके किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकें। ठीक है, अर्बन सेंटर्स की जैसे हमने बात की कि वो तो बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जो है खर्चा इतना ज़्यादा आ जाता है कि लोगों की वो पहुँच के बाहर होते हैं। तो यहाँ पर वित्तीय बाधाएं भी हैं और प्राइवेट और जो फिजिकल जो उनकी जो पहुँच है वो भी बहुत ज़्यादा बाधित हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं स्वास्थ्य असमानताएं भी बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि अर्बनाइजेशन के कारण जो है लोगों को इकोनॉमिक बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिले हैं, लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिले हैं, लेकिन फिर भी जो रैपिड और अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन जो हो रहा है उसके कारण से जो यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं, और ये मेनली देखी जाती हैं जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं या फिर जो मार्जिनल सेक्शंस हैं या फिर हम कह सकते हैं जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है क्योंकि दे आर फोर्स्ड कि वो लोग स्लम एरियाज में रहें। कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है जिसके कारण से जो है उनकी हेल्थ पर जो है बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं अर्बन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी अर्बन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं जितनी भी जो वर्ल्ड की जो एनर्जी का यूज़ है उसमें से 2/3 पोर्शन जो है वो कंज्यूम कहाँ हो रहा है, वो अर्बन एरियाज़ में ही हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं जो बड़े बड़े शहर है वहाँ पे ही जो है यूज़ हो रही है। और लेकिन 60% ग्रीन हाउस गैसेस भी जो है वो अर्बन एरिया से ही जो है वो एमिट हो रही हैं। तो जिसके कारण से जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे अर्बन एरियाज़ में क्लाइमेट चेंज की वजह से जो लोगों की जो हेल्थ पे बुरा असर पड़ रहा है वो भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है अर्बन हेल्थ पे बुरा असर पड़ रहा है। इंडियन सिटीज़ जो है यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, कि जो टेम्परेचर जो है उनके आसपास के जो इलाके जो हैं सिटीज़ के, उनसे जो है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो बढ़ा रहता है। तो यहाँ पर हीट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जो गर्म तापमान की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ जो है लोगों को गर्म तापमान की वजह से जो यहाँ के लोग हैं वो कई सारी बीमारियों से ग्रसित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस हो गए या फिर हम कह सकते हैं जो उनको जो हार्ट प्रॉब्लम है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस है, रेस्पिरेटरी डिसीजेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो रेस्पिरेटरी डिसीजेस भी जो है वह यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन के कारण जो है शहरी स्वास्थ्य पर जो है उसका बुरा असर पड़ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं खराब बीमा पहुँच। लोगों का जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो भी बहुत कम है। केवल 75% ऑफ द मोर देन 75% ऑफ द पॉपुलेशन के पास जो है यहाँ पर इंश्योरेंस की फैसिलिटी जो है वो नहीं है। और ऐसा माना जा रहा है एक आंकड़े से कि हर साल 63 मिलियन लोग जो हैं अपने जो उनके जो हेल्थ पर खर्चा हो रहा है, उनकी जो बीमारियों पर खर्चा हो रहा है, उसकी वजह से वो जो है वो पॉवर्टी या फिर गरीबी रेखा के नीचे जो है वो आ जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है ये इश्यूज़ हैं अर्बन हेल्थ केयर को लेके। अब इसके आखिर हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात किया गया है कि जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो अर्बन हेल्थ केयर सिस्टम को जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमें जो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है अर्बन एरियाज़ में जो है उसको हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो जैसा कि हमने बात की, जो शहरी इलाके हैं या फिर शहरी क्षेत्र जो हैं वहाँ पर क्लाइमेट शॉक्स जो हैं वो ज़्यादा जो है उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो इसके कारण जो है यहाँ पर जो अर्बन एरियाज़ में जो है सार्वजनिक निवेश की ज़्यादा अधिक ज़रूरत है, ताकि यहाँ पर जितनी भी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं वो लोगों को बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो उपलब्ध करा सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनको जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं इनके रिवेन्यू जनरेशन पे, ठीक है, जो इनका जो रिवेन्यू जनरेशन पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि वो लोगों को जो है बेटर हेल्थ फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करा सकें। इसके बाद हम देखते हैं लचीली स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली होनी चाहिए। ठीक है, जैसे जो है यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से नई नई बीमारियाँ आ रही हैं, नए जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो हैं लोग जो हैं
लोग जो बीमारियां जो हैं उसने जो है एक अलग ही रूप ले लिया है। तो एक इस तरीके का पूरा सिस्टम होना चाहिए ताकि जितनी भी जो हम लोग नई बीमारियां आ रहे हैं उसको हम लोग इफ़ेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सकें। ठीक है, तो उसको इफ़ेक्टिवली रिस्पॉन्ड करने के लिए एक रिसिलिएंट हेल्थ केयर सिस्टम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको जो है प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि कोई भी आने वाले रिस्क को हम लोग पहले ही पहचान सकें और उसको जो है इफ़ेक्टिवली उससे डील कर सकें। इसी के साथ साथ जो है पब्लिक हेल्थ की जो बदलती नीड्स हो गई हैं, ठीक है, क्योंकि नई नई बीमारियां आ गई हैं, नए नए रूप की बीमारियां आ गई हैं, तो उसको जो है इफ़ेक्टिवली डील करने के लिए, ठीक है, एक हमारे पास जो है यहाँ पे एक नई हेल्थ नीड्स जो है लोगों की उत्पन्न हो गई हैं, उसको हम लोग को जो है अच्छे से जो है अडेप्ट करने की ज़रूरत है और उन पॉपुलेशन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, ताकि उनकी हेल्थ केयर नीड्स को हम लोग पूरा कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं हीट एक्शन प्लान को हम अपना सकते हैं। ठीक है, हीट एक्शन प्लान में जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हीट का जो इम्पैक्ट है, ठीक है, उस जो एक्सट्रीम हीट का जो इम्पैक्ट है उसको कम किया जाता है। ठीक है, एक्सट्रीम हीट के इम्पैक्ट को कम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो है हीट वेव्स की वजह से, ठीक है, हर साल बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। तो यहाँ पर उसका तो जो पोस्ट हीट वेव, ठीक है, हीट वेव के बाद जो है हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए ताकि हम लोग उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं, जिससे कि जो है हम लोग थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स को जो है यहाँ पर जान खोने से जो है बच सकते हैं। तो इसके लिए जो है यहाँ पे अहमदाबाद हीट एक्शन प्लान जो कि 2013 में शुरू किया गया था, ठीक है, उस मॉडल को अपना सकते हैं, जिससे कि हर साल होने वाली जो हीट वेव की वजह से जो मौतें थी उसमें 25% तक की गिरावट लेकर के आए हैं। तो यहाँ पे जो है हीट एक्शन प्लान को अपनाने की ज़रूरत है। जो है वृक्षों का रोपण करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फॉरेस्टेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो है जो यहाँ पे जो एयर पॉल्यूशन, ठीक है, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को जो है कम करने में मदद मिलेगी और इससे जो है हमारी जो है हेल्थ जो है वो अच्छी होगी, क्योंकि हमारे पास एक स्वच्छ एयर जो है हमें मिलेगी। तो इससे हमारी जो पूरी हेल्थ है, ओवरऑल हेल्थ जो है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज हैं, एस्थमा डिसीजेज हैं, ठीक है, तो इन सबको भी कम करने में हमें ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं वाटर एंड फूड सप्लाई। ठीक है, जो है लोगों की वाटर एंड फूड सप्लाई पर भी ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के कम होने के कारण जो है लोगों में जो है खाद्य असुरक्षा बढ़ गई है। लोगों के पास खाने के लिए बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, तो जिसके कारण से कई सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि मैल न्यूट्रिशन हो गए, ठीक है, डायरियल डिसीजेज हो गए। तो यहाँ पर बहुत प्रकार के जो है कई सारे जो हैं यहाँ पे हमें डिजीजेस देखने को मिलते हैं। लोगों के पास साफ़ पीने का पानी नहीं होता, जिसकी वजह से उनमें कई सारी बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि कॉलरा हो गए, टाइफाइड हो गया, तो ऐसी बीमारियाँ देखने को मिलती है। तो लोगों को जो है साफ़ पीने का पानी उपलब्ध कराना चाहिए। जो है फूड सप्लाई जो है उनको जो है उचित मूल्य पे जो है उनको खाद्य जो सामग्री जो है वो भी प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है। इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, उचित जल निकासी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज के बाद से जो है बारिश का जो पैटर्न पूरा बदल गया है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो उसके लिए जो जो अगर जल निकासी ठीक से नहीं होगी तो उससे भी जो है बहुत सारे वाटर बॉर्न डिसीजेस जो हैं वो लोगों में होते हैं, जैसे कि वाटर बॉर्न डिसीज़ की अगर हम बात करें तो कॉलेरा हो गया, ठीक है, डायरिया हो गया। तो ये सभी जो है यहाँ पे इन सभी अगर हमें डिसीज़ेस को कंटेन करना है तो इसके लिए जो है हमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी अपनाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर पानी कहीं पे भी जल भराव होगा तो वहाँ पे जो है मच्छर बहुत ज़्यादा जो है पनपते हैं, जिसके कारण जो है डेंगू है, चिकनगुनिया है, ऐसी जो बीमारियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है फैलती हैं। तो हमारे को एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जो है अपनाने की ज़रूरत है। इसके बाद है क्लीन एनर्जी और फ्यूल, ठीक है, वो भी होना चाहिए, तभी जो है लोग यहाँ पे जो लोगों की जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो बहुत ज़्यादा है उसको हम लोग जो है कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। आज भी जो डिपेंडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है फॉसिल फ्यूल पे होती है, जिसके कारण जो है ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो बहुत ज़्यादा एमिट होती हैं। तो इसी के कारण जो है बहुत ज़्यादा जो है लोगों की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्क होता है।
तो क्लीनर फ्यूल्स को अपनाना चाहिए, जैसे कि सोलर पैनल जो है उसको जो है और ज़्यादा सरकार को प्रमोट करने की ज़रूरत है, ताकि जो है यहाँ पे स्वच्छ ईंधन, स्वच्छ ऊर्जा को जो है यहाँ पर हम लोग और ज़्यादा बढ़ावा दे सकें, ताकि लोगों के जो है हेल्थ पे बुरा असर को जो है हम लोग कम कर सकें। इसी के साथ साथ जो है हरी इमारतें, ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग्स को जो है प्रमोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये और ज़्यादा जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है, ये और ज़्यादा जो है रिसोर्स फ्रेंडली होती हैं, और यहाँ पे जो है यहाँ पे इसके कारण जो है लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ग्रीन स्पेसेस मिलती हैं, यहाँ पर जो है यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होता है, तो जिससे कि लोगों की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को जो है हम लोग कम कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सतत परिवहन, ठीक है, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को जो है यहाँ पे बढ़ावा देने की ज़रूरत है, जैसे कि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। इसी के साथ साथ जो ईवी हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उनको और ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को जो है कम कर सकें। अगर बहुत ज़्यादा गैसेज होंगे, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, तो उससे क्या होगा, उससे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के कारण जो है क्लाइमेट चेंज की समस्या जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, और लोगों की हेल्थ पे जो है और ज़्यादा बुरा असर देखने को हमें मिलेगा। तो इसलिए हमें सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको भी अपनाने की ज़रूरत है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों को जागरूक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है रिगार्डिंग बहुत सारी जो अलग अलग प्रकार की डिसीज़ेज़ हैं, ठीक है, उनको जो उनके सिम्टम्स क्या हैं, उनके लिए जो है अपनी देखभाल कैसे कर सकते हैं, उससे कैसे बच सकते हैं। जैसे कि सरकार हर साल जो है कई सारे जो है कैंपेन चलाती है, जैसे कि डेंगू से कैसे बचा जा सकता है, मच्छरों को कैसे पनपने से रोका जा सकता है, अगर आप बीमार पड़ते हैं, अगर आप में कोई भी सिम्टम्स हो तो आपको क्या क्या दवाइयाँ लेनी चाहिए। तो एक जो है प्रिवेंटिव हमें जो है यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम जो है प्रिवेंशन में जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे जो है हमें एक प्रोएक्टिव अप्रोच से लेकर के जो है चलना चाहिए। हमें जो है पहले से ही जो है यहाँ पर जो आने वाले कौन से खतरे हैं उसको पहले से ही जो है उसका अनुमान लगा के उस पर कार्य करने की ज़रूरत है, और यहाँ पर तभी जो है हम लोग पूरा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, ठीक है, उसको और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, लोगों की लाइफ को जो है और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 2 से, और क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रिक्स एक्सपेंशन, डिस्कस द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद ब्रिक्स एक्सपेंशन। ब्रिक्स के विस्तार का क्या महत्व है, ब्रिक्स के विस्तार से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करें। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो अगर यहाँ पे ब्रिक्स की बात की गई है तो सबसे पहले हम लोग एक ब्रिक्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। तो ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स जो है एक एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रूस, ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये इसका एक समूह है 5 देशों का, और इसका जो उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है पूरे जो ये कंट्रीज जो है मेंबर नेशंस जो है वहाँ पे शांति स्थापित करना, उनकी सुरक्षा, उनका विकास और सहयोग को जो है बढ़ावा देना। तो इससे क्या होगा, इससे उनके जो है इकोनॉमिक कॉपरेशन, ट्रेड कॉपरेशन को जो है बढ़ावा दिया जाएगा। अगर हम ब्रिक्स के शेयर की बात करें तो ब्रिक्स का शेयर अगर हम बात करें तो विश्व की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 41% हिस्सा जो है वो ब्रिक्स मेंबर नेशन ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के बाद अगर हम वर्ल्ड जीडीपी की बात करें तो ब्रिक्स नेशन की उसमें हिस्सेदारी कितनी है, वो 24% की है, और वर्ल्ड ट्रेड में ब्रिक्स की हिस्सेदारी जो है वो 16% की है, 16% की है। अभी हाल ही में हम देखते हैं कि ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में, ठीक है, और यहाँ पर जो है 6 कंट्रीज, ठीक है, यहाँ पर 6 कंट्रीज जो है उसको इनवाइट किया गया है। वो 6 कंट्रीज कौन सी है, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। तो इन 6 कंट्रीज को जो है इनवाइट किया गया है कि वो भी आके जो है ब्रिक्स के जो है वो हिस्सा बने, उनके परमानेंट मेंबर बने, और इनकी जो मेंबरशिप जो है, ठीक है, उनकी फुल मेंबरशिप जो है वो जनवरी 1, 2024 से ये लोग जो है ये प्रभावी होगी, ठीक है, इनकी जो फुल मेंबरशिप है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ब्रिक्स में अभी तक जो 5 मेंबर्स थे उसमें अभी 6 और जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रिक्स एक्सपेंशन जो हुआ है, ब्रिक्स प्लस जो हुआ है, इसका क्या महत्व है अब हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसके सिग्निफिकेंस, इसके महत्व को समझते हैं तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है एनर्जी और मिनरल्स, ऊर्जा और खनिज के लिए जो है ये के दृष्टिकोण से जो है ये जो ब्रिक्स एक्सपेंशन हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 6 नए मेंबर्स को जोड़ा गया है, ठीक है, तो उसके बाद, ठीक है, जो वैश्विक तेल आपूर्तिकर्ताओं के लिए जो सबसे बड़े जो 10
10 जो सबसे बड़े नेशन हैं उसमें से 6 नेशन तो जो हैं वो ब्रिक्स के ही मेंबर होंगे। तो इससे क्या होगा, इससे जो है एनर्जी सिक्योरिटी, जो ऊर्जा सुरक्षा है, उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है ये हमें फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ साथ हम देखते हैं जो सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, ईरान है, ठीक है, तो ये जो 3 सबसे बड़े जो है ये तेल निर्यातकों में से हैं और वैश्विक तेल आपूर्ति में इनका हिस्सा कितना है, वो 42% का है। तो यहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ब्रिक्स प्लस जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के बाद अगर हम मिनरल्स की बात करें तो अर्जेंटीना, ठीक है, जैसे कि हमने बात की कि अर्जेंटीना भी जो है एक नए मेंबर के रूप में आया है। तो ये जो है यहाँ पे लिथियम का यहाँ पे तीसरा सबसे बड़ा भंडार है। तो हमारे मिनरल की जो सप्लाईज है उसको भी पूरा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विस्तारित ब्रिक्स जो है यहाँ पे, इसमें जो है 72% रेयर अर्थ मिनरल्स जो है, रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं, उस वो जो है इनका भंडारण जो है वो इन्हीं ब्रिक्स एक्सपेंशन के बाद जो है इन्हीं ब्रिक्स में ही जो है यहाँ पे होगा, ठीक है, ब्रिक्स प्लस के पास ही होगा 72% रेयर अर्थ मिनरल्स का हिस्सा। तो यहाँ पर जो है जो हमारी जो मिनरल की जो सप्लाई है उसको भी सुनिश्चित करने के लिए ब्रिक्स प्लस जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखते हैं 75% ऑफ मैंगनीज है, विश्व का 50% ग्रेफाइट है, विश्व का 28% निकल जो है, ये सभी जो है ब्रिक्स प्लस के पास ही होगा। इसी के साथ साथ हम कॉपर में भी देखते हैं तो 10% से ज़्यादा हिस्सा जो है वो ब्रिक्स नेशन के पास ही होगा, जिसमें कि ईरान का भंडार जो है इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो है मिनरल सप्लाई के लिए और एनर्जी सप्लाई के अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो ये ब्रिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है, इकोनॉमिक कॉपरेशन आर्थिक सहयोग बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे कि विश्व व्यापार और निवेश में जो है बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होने की संभावना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ब्रिक्स कंट्रीज अगर साथ में काम करती हैं तो उससे क्या होगा, उनके जो आर्थिक सहयोग जो है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि उनके बीच में आपसी ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, डेवलपमेंट है, वहाँ पर उसको भी और ज़्यादा जो है बूस्ट मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे विकसित और विकासशील देशों के बीच जो है ये एक पुल का काम करेगा, उसके जो गैप जो है उसको कम करने में मदद मिलेगी। जैसे कि अगर हम बात करें WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ को लेके जो है हमेशा डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन में एक खींचा एक जो है एक यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है उन लोग के बीच में आपसी सहमति नहीं बनती। तो अगर ब्रिक्स नेशन या अगर कई सारे जो है डेवलपिंग नेशन आपस में साथ आएंगे तो वो एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ को जो है और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं इंटरनेशनल फोरम पे, ठीक है। जैसे कि जो है ये लोग डिमांड कर रहे हैं ब्रिक्स कंट्रीज़ की जो US और जो है यूरोपियन यूनियन द्वारा जो एग्रीकल्चर पे सब्सिडीज़ दी जाती हैं उसको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि जो यहाँ के जो ब्रिक्स नेशन के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकें, ठीक है। तो ये जो है एक उनको आवाज़ देगा, जो डेवलपिंग नेशंस जो हैं उनको एक आवाज़ देगा, उनके जो वो अपने हिसाब से जो है पॉलिसीज़ को किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डॉलर के प्रभुत्व को जो है वो कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जैसे कि हम देखते हैं कि तो ये जो ब्रिक्स नेशंस हैं, ठीक है, ब्रिक्स नेशन जो है ये आपस में बात कर रहे हैं कि ये लोग जो है लोकल करेंसी में जो है वो ट्रेड करेंगे। लोकल करेंसी में ट्रेड करने के साथ साथ जो है उनका ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो और ज़्यादा जो है वो बूस्ट होगा, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम के जो है क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे उनकी डॉलर पे जो डॉलर के जो डोमिनेंस है, डॉलर का जो प्रभुत्व है उसको कम करने में मदद मिलेगी। डॉलर पर जो अन्य देशों की जो डिपेंडेंस है उसको कम करने में मदद मिलेगी, जिससे कि उनकी जो खुद की करेंसी जो है वो और ज़्यादा मजबूत होगी और जो यूएस की जो मॉनेटरी पॉलिसी का उन पर जो है वो कम असर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं जो ब्रिक्स प्लस है वो एक कॉमन करेंसी को भी जो है वो लॉन्च करने के जो है फेवर में है, ठीक है। वहाँ पे कॉमन करेंसी को लॉन्च करने की भी बात चल रही है। इससे क्या होगा, इससे जो है ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत ही ज़्यादा जो है ब्रिक्स नेशन का जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि आपसी जो है कॉपरेशन जो है
है कॉपरेशन जो है, इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो है ग्लोबल इकोनॉमी में जो है इनका इन्फ्लुएंस और ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड, ठीक है। जैसे कि हमने बात की कि 42% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, 31% जो 32% करीब जीडीपी, जो वर्ल्ड जीडीपी जो है उसकी हिस्सेदारी ब्रिक्स नेशन के पास है। ग्लोबल ट्रेड का 17% का करीब हिस्सा जो है वो ब्रिक्स नेशन के पास है। तो यहाँ पर जो है जो ये जो ब्रिक्स नेशन है ये अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कि वो वेस्ट को भी जो है वो डोमिनेट कर सकते हैं, जो बहुत सारे जो इंटरनेशनल फोरम जो है उसको डोमिनेट कर सकते हैं, वो जो पूरा जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको रीबैलेंस करने की जो है वो क्षमता रखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो अभी जो 42% की जो यहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्रिक्स नेशन, ब्रिक्स प्लस के बाद, ठीक है, ब्रिक्स प्लस के बाद ये करीब जो है 50% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर या फिर हम कह सकते हैं जो ग्लोबल ऑर्डर जो है उसको चेंज करने का पोटेंशियल है ब्रिक्स प्लस के पास। तो इसलिए भी ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद जो है ग्लोबल ग्रोथ है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है, तो उन सब में जो है यहाँ पे इनका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेंथनिंग द वॉइस ऑफ डेवलपिंग नेशन, विकासशील देशों की आवाज़ को और ज़्यादा मजबूत करेगा, ठीक है। जैसे कि हमने बात की 50% ऑफ द पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज जो हैं उनको और ज़्यादा उनके साथ जो है अलायंस करें, उनके साथ और ज़्यादा जो है वो कॉपरेट करें, जिससे कि जो डेवलपिंग नेशन जो है उनकी आवाज़ जो है वो और ज़्यादा बुलंद होगी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। इसी के बाद हम देखते हैं कि आखिर इंडिया के लिए क्या क्या जो है, इंडिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ब्रिक्स एक्सपेंशन या फिर ब्रिक्स प्लस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायलॉग विद चाइना की, ठीक है। चाइना के साथ अगर डायलॉग करना है तो उसके लिए इंडिया के पास एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि वो लोग क्या होंगे, वो लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठे होंगे, जिससे कि इंडिया जो है जो चाइना के साथ जो है अपने बायलेटरल टाइज जो है उसको और ज़्यादा मजबूत कर सकता है, और जो हमारे जो बॉर्डर पे जो स्टैंड ऑफ चल रहे हैं उसको, उसका जो 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 बॉर्डर जो इश्यूज़ हैं, बॉर्डर प्रॉब्लम्स जो हैं, उसको भी जो है वो जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी कम करने में हमें मदद मिल सकती है। इसके बाद हम देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, नया विकास बैंक जो है उसमें उससे भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये ब्रिक्स द्वारा ही जो स्थापित किया गया था वर्ष 2015 में, ठीक है। और अगर हम इसकी टोटल कैपिटल देखें तो वो कितनी है, वो $50 बिलियन है, और इसमें जिसमें कि जो है यहाँ पे जो है पांचों जो मेंबर्स जो हैं, ठीक है, ब्रिक्स, ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन्होंने जो है इनका बराबर का हिस्सा है, ठीक है। और ये जो एनडीबी है, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जितनी भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जितनी भी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, वहाँ के सतत विकास के लिए वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं उसको फंड करने का काम करता है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे एनडीबी से जो है इंडिया में भी बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं उसको भी लगाए गए हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो क्या है, मुंबई मेट्रो रेल, ठीक है, मुंबई मेट्रो रेल के लिए जो है एनडीबी ने ही फंड किया है। इसी के साथ साथ जो दिल्ली मेरठ जो रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, RRTS जो है वो भी जो है एनडीबी की मदद से लगाया गया है, ठीक है। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी एनडीबी द्वारा ही जो है फंडेड हैं। तो इंडिया को बहुत ज़्यादा जो है यहाँ से जो है मदद मिलने की और ज़्यादा जो है उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यूएई है, ठीक है, यूएई है, और इसके साथ हम देखते हैं सऊदी अरेबिया है। तो ये लोग भी जो है एनडीबी में जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे, और जब वो एनडीबी में कंट्रीब्यूट करेंगे तो इंडिया जो है इस रिसोर्सेज को जो है वो वहाँ पे अपने लिए जो है उसको एक्सेस करके जो है अपने और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए जो है उसको यूज़ कर सकती है। तो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखते हैं कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, आकस्मिकता रिजर्व व्यवस्था जो है, इसको भी जो है ये पूरा अरेंजमेंट सिस्टम जो है 2015 में लेकर के आए गए थे। और इसमें क्या है, इसमें जो है $100 बिलियन जो है, $100 बिलियन जो है वो कमिट की गई है कि जो भी कि कोई भी अगर कंट्री है वहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है या फिर उनके जो करेंसी में जो उतार चढ़ाव होते हैं, तो उससे उनको जो है एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पर $100 बिलियन का एक फंड बनाया गया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे
तो अगर कोई इंडिया में अगर कोई ऐसी आकस्मिकता या फिर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है तो उससे भी इंडिया को जो है यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, जो इंडियन इकोनॉमी जो है उसको और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा ब्रिक्स कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करने के लिए। ब्रिक्स के अगर ज़्यादा मेंबर्स होंगे तो इंडिया का जो ट्रेड जो है, बायलेटरल ट्रेड है, वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ेगा। उनके ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक कॉपरेशन जब और ज़्यादा बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है इंडिया की इकोनॉमी जो है वो और ज़्यादा बूस्ट होगी। इनफैक्ट जो है ये लोग लोकल करेंसी में ट्रेड करने की बात कर रहे हैं, तो उससे भी इन लोग के इकोनॉमिक टाइज जो है वो और ज़्यादा मजबूत होंगे और इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा जो है बूस्ट मिलेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं टेररिज्म। ठीक है, टेररिज्म जैसी समस्या से इंडिया बहुत समय से जो है वो जूझ रहा है, और यहाँ पर जो है वो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जो है इन सब के साथ कार्य करके जो है टेररिज्म के खिलाफ एक जो है के खिलाफ जो है वो कदम उठा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी। जैसे कि हमने बात की है कि एनर्जी और मिनरल्स के रूप से जो है ब्रिक्स एक्सपेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इंडिया भी उस सारे रिसोर्सेज को जो है वहाँ तक उसकी भी पहुँच होगी। इसके बाद हम देखते हैं ग्लोबल ग्रुपिंग, वैश्विक समूहन में जो है इंडिया के लिए ये बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया कई टाइम से जो है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो है फुल टाइम मेंबरशिप के लिए जो बहुत टाइम से जो है प्रयास कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है रोड ब्लॉक क्या है, वो चाइना का है। तो यहाँ पर जो ब्रिक्स नेशन जो है वो चाइना के साथ एंगेज करके जो उनका जो डिस्प्यूट जो है इंडिया और चाइना का, उसको कम कर सकते हैं, जिससे कि इंडिया को जो यूएनएससी की जो परमानेंट सीट है उसको भी मिलने में जो है यहाँ पर उसका भी वोट जो है मिल सकता है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो इंडिया की सॉफ्ट पावर जो है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो नए मेंबर्स जो हैं इनके साथ जो है यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशन इंडिया के बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं। इनफैक्ट जब से चाइना ने डेवलप किए हैं उनके साथ रिलेशन, उससे भी पहले जो है इंडिया ने डेवलप किए थे। तो इंडिया के ये जो नई इकोनॉमीज जो जुड़ रही हैं, तो ये इंडिया को एक लीडर के रूप में और उसकी गाइडेंस के लिए जो है उसके गाइडेंस लेंगे, जिससे कि इंडिया की जो एक सॉफ्ट पावर जो है उसको और ज़्यादा जो है वो बूस्ट मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं। अगर ब्रिक्स एक्सपैंड होता है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारी हमें चुनौतियाँ भी देखने को मिलेंगी। अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये चीन केंद्रित गुट जो है वो बन सकता है। ठीक है, तो इस ब्लॉक में जितने भी न्यू एंट्रेंट्स हैं, ठीक है, अर्जेंटीना हो गया, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट है, ठीक है, तो ये सभी कंट्रीज जो है इनका चाइना के साथ जो है बेटर ट्रेड रिलेशन है। ठीक है, वो इंडिया से जितना ट्रेड करते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो जो है वो चाइना के साथ करते हैं। तो यहाँ पे चाइना जो है ये जो पूरा जो ब्रिक ब्लॉक है, इसको ब्रिक्स का जो ब्लॉक है, ब्रिक्स की जो मेंबर नेशन है, उसको एक्सपैंड करने के फेवर में 2017 से है, ताकि वो अपने ग्लोबल साउथ में जो है वो एक लीडर के रूप में जो है वो उभर सके। जो चाइना की जो पॉलिसी हमेशा क्या रही है कि जितने भी जो यहाँ के आसपास के जो नेबरहुड कंट्रीज हैं, ठीक है, या फिर जो न्यू मेंबर्स जो हैं उनको जो है अपने डेब्ट ट्रैप में जो है वो फंसा लेता है। ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पे। और यहाँ पर उसके बाद जो है उसकी जो अपनी जो खुद की जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं उनको वहाँ पर जो है वहाँ पे एक नई मार्केट के रूप में जो है वो देखता है, क्योंकि चाइना की जो मार्केट है वेस्ट में वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। तो चाइना जो है अपने सामान के लिए नई मार्केट ढूंढ रहा है, जिसके लिए जो है वो नए जो उसके जो न्यू एंट्रेंट्स हैं वो उसके जो है वो उसके जो है उनका एक बेटर ट्रेड पार्टनर हो सकता है, उनके साथ जो है उसके बेटर ट्रेड रिलेशन हो सकते हैं, और चाइना जो है अपने आप को जो है ग्लोबल साउथ के एक लीडर के रूप में जो है वो प्रोजेक्ट कर सकता है। इसी के साथ जो चाइना जो है वो देख रहा है कि जो साउथ अफ्रीका है, रशिया है, ब्राज़ील है, ठीक है, इन सभी कंट्री में जो है या इनकी जो आर्थिक जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं घट रही है। रशिया में जो है यूक्रेन वॉर के बाद से जो है यहाँ पर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं, यहाँ पे जो है उनकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। इसी के साथ साथ अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया जो है यूएसए के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, जो कि चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जो दो बड़े ग्रुप हैं एससीओ और ब्रिक्स, यूएसए जो है उन दोनों का ही हिस्सा नहीं है, तो इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो लॉस में रहेगा। तो चाइना का मानना है कि अगर जो है ब्रिक्स को एक्सपैंड नहीं करते हैं
ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर या फिर हम कह सकते हैं ब्रिक्स को एक्सपैंड करके डेवलपिंग नेशंस जो हैं, ठीक है, डेवलपिंग जो विकासशील देश है उसको जोड़ना चाहता है, ताकि वो एक जो है ताकि जो उसका जो ग्लोबल लेवल पे जो है इन्फ्लुएंस जो है वो और ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है, तो ये एक चाइना सेंट्रिक ब्लॉक जो है, चीन केंद्रित गुट जो है वो उभर के देखने को हमें मिल सकता है। इसके बाद हम देखते हैं रशिया। ठीक है, रशिया एक अगेन प्रॉब्लम है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के जो लड़ाई है उसके बाद से बहुत सारे जो है वेस्ट द्वारा, ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा जो है उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो सैंक्शंस लगा दिए गए थे। ठीक है, लेकिन जो ब्रिक्स के जो न्यू एंट्रेंस हैं उन्होंने कभी भी जो है वेस्टर्न के जो सैंक्शंस जो हैं उसको जो है कभी उसको नहीं माना, और रशिया के साथ जो है अपने ट्रेड को जो है हमेशा से ही जो है वो कंटिन्यू किया। तो यहाँ पर जो है जो ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं, ठीक है, उन्होंने जो है वेस्ट के सैंक्शन के जो है अगेंस्ट गए थे, और वहाँ पे जो है वो रशिया के साथ जो है वो हमेशा से जो है वो ट्रेड करते रहे थे। तो वेस्ट का जो अटेम्प्ट है रशिया को आइसोलेट करने का, अलग करने का, ठीक है, तो उससे जो है तो वहाँ पे उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए रशिया जो है वो चाहता है कि और ज़्यादा जो है ब्रिक्स के जो नेशंस हैं उनको यहाँ पर जोड़ा जाए, ब्रिक्स में जो है और ज़्यादा मेंबर नेशंस को जोड़ा जाए, ताकि उसके जो ट्रेड रिलेशन है, जो वेस्ट के जो सैंक्शन है, उसको कहीं ना कहीं जो है कम करने में मदद मिले। इसके बाद हम देखते हैं वेस्टर्न डोमिनेंस। ठीक है, पश्चिमी प्रभुत्व जो है वो आज भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है, तो वहाँ पर भी जो है सबसे ज़्यादा जो डेवलप्ड नेशंस जो हैं उन्हीं की बात जो है वो सुनी जाती है। जो G7 ग्रुप है, अगर हम बात करें ग्लोबल ट्रेड में, तो उसका हिस्सा आज भी जो है 50% है, और यही अगर हम बात करें ब्रिक्स नेशन की, तो उसका हिस्सा कितना है, करीब 16 to 17% का है। तो ये ग्रुप जो डेवलप्ड नेशन है उससे बहुत ज़्यादा जो है वो कम है। ऐसे में जो है ग्लोबल ट्रेड को जो है ब्रिक्स नेशन कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये अपने आप में जो है एक चिंताजनक बात है। इसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं IMF में, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, वहाँ पर भी जो है ये जो ब्रिक्स नेशन है इनकी केवल जो है 15% की वोटिंग पावर है। तो यहाँ पर और जो डेवलप्ड नेशन जो है उनका हिस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ग्लोबल लेवल पे अगर ग्लोबल ट्रेड की बात करें या फिर ग्लोबल पॉलिसी लेवल पर जो है ब्रिक्स नेशन की जो है वैल्यू होगी कि नहीं होगी, ये अपने आप में जो है वो एक चिंताजनक बात है। इसके बाद हम देखते हैं जियो पॉलिटिकल इशूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि चाइना और इंडिया के बीच में जो है बॉर्डर इशूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इंडिया जो है वो ज़्यादा वेस्ट फ्रेंडली है, और जो है मिलिट्री डील्स वो यूएसए के साथ बहुत करता है। यूएसए के साथ जो है उसकी बहुत ज़्यादा जो है इकोनॉमिक टाइज भी हैं, जो कि चाइना को पसंद नहीं है। चाइना के साथ उसके बहुत ज़्यादा बॉर्डर इश्यूज़ भी हैं। तो यहाँ पर जो है इंडिया और चाइना के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट देखा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर मेंबर नेशंस, अगर कोई भी ग्रुप है, अगर उसके मेंबर्स में अगर जो है इंटरनल अगर हम कोई भी कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, तो उस पूरे ग्रुप की जो इफेक्टिवनेस है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो ईरान है, ठीक है, ईरान जो है यहाँ पे अगर ब्रिक्स प्लस का अगर हिस्सा बनता है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक से जो उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, या फिर वहाँ के जो कोई भी प्रोजेक्ट लगाने हैं, एनर्जी प्रोजेक्ट है, वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट करना है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक से क्या उसको फंड किया जा सकता है, क्योंकि यूएस द्वारा, वेस्ट द्वारा बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगाए गए हैं ईरान पर। तो यहाँ पर ये बहुत सारे जो हैं चैलेंजेस हैं जो कि आगे हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगर किसी मेंबर नेशन को वहाँ पे अगर जो है वो किसी ब्लॉक का हिस्सा है और वहाँ से उसको जो है फंड नहीं मिल रहे हैं उसके डेवलपमेंट के लिए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलेगी। तो जियो पॉलिटिकल इशूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद हम देखते हैं ग्लोबल साउथ। ठीक है, वैश्विक दक्षिण जो है ये पूरे ग्रुप को किस प्रकार से देखेगा, क्योंकि अगर इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया जो है अगर ब्रिक्स प्लस का हिस्सा बनता है, तो उनको लगेगा कि और जो भी ग्लोबल साउथ के जो नेशंस हैं जो कि ब्रिक्स प्लस का हिस्सा नहीं है, वो क्या इंडिया को एक अलग नज़र से नहीं देखेंगे, कि उसका जो झुकाव है, इंडिया का झुकाव जो है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्रिक्स की तरफ ज़्यादा हो। तो इंडिया को एक बैलेंसिंग अप्रोच लेकर के बहुत ज़्यादा चलने की ज़रूरत है, कि जो G77 ग्रुप है डेवलपिंग नेशंस का,
ठीक है, तो इंडिया उनके भी साथ खड़ा है, इंडिया उनकी भी वॉइस बन के खड़ा रहेगा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो जो ग्लोबल साउथ जो है वो इंडिया को किस तरीके से परसीव करेगा, ये भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। इसके बाद है क्या है, कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन मेकिंग है। यहाँ पे बहुत सारे जितने भी जो मेंबर नेशंस हैं उनकी अलग अलग प्रायोरिटीज़ हैं, उनके अलग अलग अपने इंटरेस्ट हैं। जैसे कि हमने रशिया की बात की, चीन चाइना की बात की, ठीक है, तो रशिया जो है अपनी जो ट्रेड रिलेशन को जो ब्रिक्स नेशन के साथ और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहता है। चाइना जो है वहाँ पे ग्लोबल साउथ लीडर के रूप में जो है उभरना चाहता है। साउथ अफ्रीका जो है वहाँ पे इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा कम है, तो वो उस अपनी डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहता है। रशिया जो है यूक्रेन वॉर की वजह से जो है उसकी अभी प्रायोरिटी कुछ और है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी अलग अलग हैं। इंडिया जितने भी जो मेंबर नेशन है उनके इंटरेस्ट अलग अलग हैं, उनके आपस के बीच की जो रिलेशनशिप जो है वो भी अलग अलग हैं। तो इससे क्या होगा, इससे जो किसी भी एक मुद्दे पे जो है यहाँ पे डिसीजन पर, किसी एक डिसीजन पर पहुँचना जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत ही ज़्यादा एक जटिल पूरा जो है प्रोसीजर हो सकता है, क्योंकि लोगों के इंटरेस्ट अलग हैं, वो इंटरेस्ट अलग हैं, प्रायोरिटीज़ अलग हैं। तो यहाँ पर जो है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, ठीक है, इंडिया चाइना के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंडिया चाइना जो है आपस में उनकी सहमति नहीं होती। रशिया वॉर है तो उसकी जो है अलग प्रायोरिटी है। तो यहाँ पर एक डिसीजन पर पहुँचना जो है उसमें भी जो है बहुत ही ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं इंडियाज़ मेंबरशिप इन द यूएनएससी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की सदस्यता जो है, जो हम सोच के चल रहे हैं कि हो सकता है कि इंडिया को जो है यूएनएससी की जो मेंबरशिप है उसके लिए बहुत सारे वोट मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इजिप्ट है, अर्जेंटीना है, ये जो है कॉफ़ी क्लब का हिस्सा है, और कॉफ़ी क्लब जो है ये इंडिया की जो मेंबरशिप है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसका जो है यहाँ पर विरोध करती आई है। और जो ये जो कॉफ़ी क्लब है इसको चाइना से भी जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर जो हमारी जो एक हम लोग जो आशंका लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है इंडिया की जो यूएन की परमानेंट मेंबरशिप के लिए उसे और ज़्यादा वोट मिल सकते हैं, तो यहाँ पर इस पर भी जो है सवाल खड़ा होता है। तो हम यहाँ पर जो ब्रिक्स एक्सपेंशन अगर होता है तो जाहिर सी बात है इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे कि हम देखते हैं इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ द ऑयल है, क्रूड ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल जो है इंडिया जो है तीसरा सबसे बड़ा जो है आयातक देश है। तो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मिनरल सप्लाई के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंडिया के ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, उससे भी जो है इंडिया की इकोनॉमी को जो है बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है। इसके बाद अगर हम वे फॉरवर्ड की, ठीक है, अगर हम आगे के रास्ता की बात करें तो क्या है कि सहयोग के क्षेत्रों में जो है विस्तार करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे केवल जो है ट्रेड टाइज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें जो है और ज़्यादा इसमें जो नए एरियाज़ ऑफ कॉपरेशन है उसको भी हमें खोजने होंगे, जैसे कि हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, टूरिज़्म सेक्टर है। तो जिससे कि और ज़्यादा जो है ट्रेड रिलेशन, इकोनॉमिक जो हमारे जो गठबंधन है वो और ज़्यादा मजबूत होंगे। कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन को और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है सारे ब्रिक्स देशों में, तभी हम लोग किसी एक बेहतर डिसीजन पर जो है वो पहुंच सकते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक्स जो है उसमें और ज़्यादा हमें सुधार करने की ज़रूरत है। तो अगर जो नया विकास बैंक है अगर उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, जिससे कि यहाँ पे और जो स्टेक होल्डर्स हैं उसको हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं, ताकि यहाँ इसकी रिसोर्सेज को और ज़्यादा जो है इंक्रीज़ कर दिया जाए। जो ब्रिक्स एक्सपेंशन जो बात कर रहा है ब्रिक्स करेंसी की, ब्रिक्स की कॉमन करेंसी की, उसके जो है हम लोग को और ज़्यादा पोटेंशियल ढूंढने की ज़रूरत है। डॉलर की डोमिनेंस को कम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर क्या है कि जो यहाँ पे जो ब्रिक्स मेंबर नेशन है वो लोकल करेंसी में, ठीक है, लोकल करेंसी में ट्रेड करने को तैयार हो गए हैं, जिससे कि डॉलर की जो प्रभुत्व है उसको कम करने में हमें मदद मिलेगी। तो यहाँ पे लोकल करेंसी है, कॉमन जो ब्रिक्स करेंसी है उसके लिए भी जो है और ज़्यादा हमें ऑप्शन ढूंढने की ज़रूरत है। नो डाउट ये जो ब्रिक्स एक्सपेंशन है ये पूरे जो ग्लोबल ऑर्डर जो है उसको चेंज करने में मदद करेगा, और यहाँ पे जितनी भी जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जितने भी जो मेंबर नेशंस हैं, उनके इकोनॉमी को और ज़्यादा उससे बूस्ट मिलने वाला है।
सबसे पहले हम बात करेंगे कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है वो होता क्या है। ये इस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में जो है जो भी रॉ मटेरियल होता है उसको प्रोसेस किया जाता है और उसको जो है खाने योग्य पदार्थ में जो है वो बदल दिया जाता है। तो कच्चे कृषि उत्पाद जो भी होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उनको जो है भोजन या फिर खाने योग्य पदार्थ में जो है वो बदल दिया जाता है, या फिर जो खाद्य पदार्थ हैं उसको किसी अन्य रूप में जो है परिवर्तित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है पूरे फूड की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको चेंज कर दी जाती है। ये फिजिकल चेंज भी हो सकता है और केमिकल चेंज भी हो सकता है। ये इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो भी भोजन की जो शेल्फ लाइफ है उसको बढ़ा दिया जाता है। भोजन की शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाई जाती है? उसमें कुछ वैल्यू एडिशन कर दिया जाता है। ठीक है, जो भी रॉ फूड मटेरियल है उसमें कुछ वैल्यू एडिशन कर दिया जाता है, जिससे कि जो भी खाद्य सामग्री है उसकी शेल्फ लाइफ या फिर उसको काफ़ी दिन तक हम कह सकते हैं कि उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है, टोमेटो प्यूरी। ठीक है, टोमेटो प्यूरी हो गई, या फिर जो टैमरिन चटनी, इमली की चटनी मिलती है, जैम है, मुरब्बा है, सॉस है, तो ये सब क्या है, ये सब उसमें जो भी खाद्य पदार्थ है उसमें कुछ वैल्यू एडिशन कर दिया गया और उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा दिया गया है। उसको जो है कंजम्पशन के लिए जो है वहाँ पे उसके अनुरूप जो है बना दिया गया है। इससे जो है यहाँ पे जो भी प्रोसेस्ड फूड होता है उससे माइक्रोब्स जो हैं या फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस, उन सबको रिमूव कर दिया जाता है और उसे जो है खाने योग्य बना दिया जाता है प्रोसेस करके किसी भी रॉ मटेरियल को। ठीक है, तो जब कोई भी जो फूड होता है उसको प्रोसेस कर दिया जाता है तो उससे उसकी मार्केटिंग और उसके जो वितरण है उसमें बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एक रॉ इंग्रेडिएंट होता है, उसको प्रोसेस किया जाता है और फिर उससे एक फाइनल प्रोडक्ट बना दिया जाता है। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो वीट, मतलब कि गेहूँ होता है, गेहूँ को जो है उसको प्रोसेस करके जो है कई बार बिस्किट बना दिया जाता है, ब्रेड बना दिया जाता है, और अब तो जो है रेडीमेड पराठा रोटी भी जो है मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये इसको जो है प्रोसेस्ड फूड को जो है डिमांड जो है उसकी बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है, उससे जो है यहाँ पे लोगों की जो है प्रोसेस्ड फूड की डिमांड जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोसेस जो यहाँ पे जो है कई प्रोसेस से इसको किया जाता है। जैसे कि पहले अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोसेस है जिसमें कि ठीक है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उसको बदल दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स है। ठीक है, जो दूध को जो है पनीर में बदल दिया जाता है या फिर जो चीज़ बनाया जाता है तो उसकी जो पूरे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उसको बदल दिया जाता है। और दूसरा क्या है, वैल्यू एडेड प्रोसेस है। ठीक है, कोई भी रॉ इंग्रेडिएंट है उसमें कुछ वैल्यू एडेड किया जाता है, जैसे कि सॉस हो गया, इमली की चटनी हो गई, टोमेटो प्यूरी है। ठीक है, अब तो कैन में, ठीक है, कैंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी मिलने लगे हैं। तो ये सब क्या है, ये इन सब में कुछ वैल्यू ऐड करके जो है उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर दिया जाता है। तो इस पूरी फूड इंडस्ट्री के, या फिर हम कह सकते हैं जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसका महत्व क्या है, उसको सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में फिफ्थ लार्जेस्ट सेक्टर है। ठीक है, पांचवा सबसे सबसे बड़ा सेक्टर है, और इसमें जो है जीडीपी में जो है करीब जो एनुअली जो है वो 8% से भी ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। तो हम देखते हैं कि जीडीपी इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक बूस्ट में जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। इसके बाद हम देखते हैं खाद्य सुरक्षा, या फिर हम इसको कह सकते हैं फूड सिक्योरिटी के लिए भी जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ इससे क्या होता है, इससे जो हमारा जो फूड जो है, जो खाद्य सामग्री जो है वो पूरे साल भर जो है वो अवेलेबल रहती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मटर है, या फिर फ्रोजन सब्जियां हैं, फ्रोजन गाजर है, गोभी है, ये सब जो है हमें पूरे ऑल अराउंड द ईयर जो है वो अवेलेबल मार्केट में हो जाता है। तो फूड सिक्योरिटी के नज़रिए से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे क्या होता है, यहाँ पे जो पोस्ट हार्वेस्ट, ठीक है, हार्वेस्ट के बाद जो है बहुत सारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो जो है वो लॉस हो जाता है। ठीक है, वो लॉस हो जाता है क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ये क्या है, ये पेरिशेबल आइटम्स है। तो यहाँ पर अगर इनको प्रोसेस कर दिया जाता है, अगर इनका प्रसंस्करण कर दिया जाता है तो इनमें जो है कुछ वैल्यू ऐड हो जाती है, इसको प्रिजर्व कर दिया जाता है और इसको जो है ये पूरे साल भर जो है वो अवेलेबल रहता है, जिससे कि फूड सिक्योरिटी में, खाद्य सुरक्षा में काफ़ी मदद मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं रोजगार सृजन। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में जो है वो के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, ऐसा माना जाता है कि ये जो है यहाँ पे इसमें जो है 10 लाख से भी ज़्यादा लोग जो हैं
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में जो है यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या कहते हैं कि यहाँ पे ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ जो है ये इस एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के जो बीच का जो पुल है, उस जो जो गैप है उसको फिल करने का काम करती है। और यहाँ पर जो है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जो यहाँ पर क्या कहते हैं, एक सेकेंड, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जो है उसको भी कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है लोगों की, जितने भी जो लोग एम्प्लॉयड हैं किसी फार्म में, वो जो है वो ज़ीरो होती है, ठीक है। अगर उनको हटा भी दिया जाए उस फार्म से तो वहाँ के जो पूरे जो फार्म की जो प्रोडक्टिविटी है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो जो डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है, जो एक्स्ट्रा लेबर्स जो फार्म सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो जो है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, उनको जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उनको जो है वहाँ पे रोज़गार मिलता है। और यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के जो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। फार्मर्स इनकम, ठीक है, किसानों की आय को में वृद्धि लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जितने भी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें कुछ वैल्यू एडिशन की जाती है, जिससे कि फार्मर्स को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं एनहांसिंग न्यूट्रिशनल वैल्यू, पोषण मूल्य में बहुत ज़्यादा वृद्धि करने की ज़रूरत है इंडिया में। जैसा कि हम जानते हैं इंडिया में 33% जो है मैल नरिश्ड, ठीक है, कुपोषण से शिकार जो है बच्चे पाए जाते हैं। 50% से अधिक महिलाएं जो हैं वो एनीमिक हैं, उनमें खून की कमी है। तो यहाँ पर जो खाने में जो मिनरल्स विटामिन की कमी है उसको फूड फोर्टिफिकेशन के द्वारा जब हम उसको प्रोसेस करते हैं तो उसमें जो है मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, उसको ऐड कर दिया जाता है, जिससे कि जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है फूड की उसको और ज़्यादा जो है वो बढ़ा दिया जाता है। तो जो न्यूट्रिशनल गैप है उसको कम करने में जो है वहाँ पे मदद मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सपोर्ट ऑफ फूड आइटम्स, ठीक है, खाद्य पदार्थों के निर्यात में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि इसकी क्या है, इसकी शेल्फ लाइफ को जो है प्रोडक्ट्स की उसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है, उसको पैक कर दिया जाता है, प्रोसेस कर दिया जाता है, जिससे कि उसे आसानी से दूसरे देश में जो है एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। और मिडिल ईस्ट में जो है इंडिया से जो प्रोसेस्ड फूड हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जिससे कि हमारी कंट्री में जो है फॉरेन एक्सचेंज जो है उस जो फॉरेन एक्सचेंज भी बहुत बड़ी मात्रा में आता है। इसके बाद हम देखते हैं अन्य क्षेत्रों के लिए भी बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, ठीक है। वो कई सारे और भी जो सेक्टर्स हैं वो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से बेनिफिट होते हैं, और वहाँ पर भी जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो होती हैं, लोग वहाँ पे भी उन लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो वेयर हाउस है, कोल्ड स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, एक सामान को दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये सभी सेक्टर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो है बेनिफिट होते हैं, और यहाँ पर जो है ओवरऑल जो है हमारी इकोनॉमी का विकास होता है। इसके बाद हम देखते हैं फसल विविधीकरण, ठीक है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई प्रकार के सॉइल हैं, कई प्रकार के जो है क्लाइमेट देखे जाते हैं, तो जिससे यहाँ पे जो है कई प्रकार के जो है क्रॉप्स को भी उगाया जा सकता है। और यहाँ पे क्योंकि जो है वहाँ पे इससे जो है जो क्रॉप्स हैं उनकी शेल्फ लाइफ को जो है और ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। जो यहाँ पे कई प्रकार के जो क्रॉप्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो यहाँ पे फार्मर्स अपने ऑप्शंस और ज़्यादा ढूंढ सकती है कि किस में उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इससे वो अपने क्रॉप्स को जो है और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर सकता है, जिससे उसे फ़ायदा होगा, तो उससे उसकी जो फार्मर की जो इनकम है, ठीक है, फार्मर की जो इनकम है उसको भी और ज़्यादा बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। इसी तरह अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास लॉन्ग कोस्ट लाइन, ठीक है, इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो यहाँ पे इंडिया के पास मरीन प्रोडक्ट्स के लिए बहुत बड़ी मार्केट है, जो फिशिंग है उसके लिए बहुत ज़्यादा जो बड़ी मार्केट है। तो यहाँ पर इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो है जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन या पूरा जो सेक्टर है उसमें डाइवर्सिफिकेशन का बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। इसके बाद हम देखते हैं हेल्प्स टू कर्ब माइग्रेशन, पलायन पर अंकुश लगाने में जो है मदद मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो है
जैसे कि अगर हम बात करें तो जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के अगर लोकेशन फैक्टर्स को बात करें तो उसमें क्या है कि जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, जहाँ पे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, वहीं पर लगाई जाती है। तो रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा सेटअप किया जाता है। तो यहाँ पे जो है लोगों जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में मदद मिलती है। तो यहाँ पे जो लोग जो फार्म में अभी तक काम कर रहे थे, ठीक है, वो जो है मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे वहाँ पे उन लोग को और ज़्यादा बेहतर रोज़गार मिलता है, जिससे कि वो लोग जो है अपना जो मूल निवास स्थान है उसको छोड़ के जो है अर्बन एरियाज़ की तरफ नहीं मूव होते। तो इससे हमें माइग्रेशन को भी चेक करने में जो है बहुत ज़्यादा जो है मदद मिलती है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है, ये इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने में जो है बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि इससे जो है शेल्फ लाइफ जो है वो उसको बढ़ा दिया जाता है। जो भी कोई भी फूड प्रोडक्ट है उसे जो है हम लोग कोल्ड स्टोरेज में रख के उसकी सप्लाई पूरे साल भर कर सकते हैं। तो इन्फ्लेशन को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो इसके बाद हम देखेंगे इसके पूरी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की जो चैलेंजेस है, कोई जो चुनौतियां हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कमी है। जैसे कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, जिससे कि हम लोग और ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है बहुत एफिशिएंट तरीके से जो है फूड को प्रोसेस कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कोल्ड स्टोरेज के ना होने की वजह से, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज की ना होने की वजह से 30% ऑफ जो हमारा जो फार्म प्रोड्यूस है वो वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे लैक ऑफ कनेक्टिविटी है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कि रोड नहीं है, तो वहाँ पे जो है सप्लाई नहीं हो सकती, वहाँ से रॉ मटेरियल नहीं आ सकता। तो इसकी वजह से जो है पूरी जो इंडस्ट्री में जो सप्लाई है, रॉ मटेरियल की सप्लाई है, फाइनल प्रोडक्ट की सप्लाई है, वो कहीं ना कहीं बाधित होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ प्रोसेस्ड फूड। प्रसंस्कृत भोजन की जो गुणवत्ता है उस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। सेफ्टी स्टैंडर्ड है, क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है वो क्या है, वो पूरी जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो वहाँ पर जो है सेफ्टी स्टैंडर्ड और क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है इशू बनी हुई है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो इंडिया में जो फार्मर्स जो हैं वो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, इन सब का जो है खरपतवार है, पेस्टिसाइड्स है, कीटनाशक है, जो फर्टिलाइज़र है, इन सब का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जिससे कि जो ह्यूमन की जो हेल्थ है उस पर एक खतरा बना रहता है। यहाँ तक कि प्रोसेस जब फूड करते हैं तो उसको में जो है बहुत ज़्यादा मिलावट भी की जाती है, तो जो कि ह्यूमन की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो रिस्की हो सकता है। तो यहाँ पर जो है क्वालिटी जो है उस पर भी ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम देखते हैं वर्षा आधारित कृषि है। ठीक है, इंडिया में जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है कि रेन फेड एग्रीकल्चर है। तो और अगर किसी साल अच्छी बारिश नहीं होती तो उस साल जो है यहाँ पर जो है जो अगर फसल अच्छी नहीं होगी तो रॉ मटेरियल भी अवेलेबल नहीं होगा। तो ये जो है बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पे जो है पूरी जो यहाँ पे जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो अनसर्टेन है। ठीक है, रेनफॉल है, इरिगेशन अगर अच्छा नहीं हुआ तो भी अच्छी फसल नहीं होगी। ठीक है, एल नीनो है, ला नीना है, जिसकी वजह से फ्लड्स और ड्रॉट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो है हमारे जो पूरी जो फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है। तो अगर रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल जो है वो अगर अवेलेबल नहीं होगा तो आगे वो प्रोसेस क्या करेगी। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा चुनौती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुशल कार्यबल का जो है पूरे में अभाव है। यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी में अगर हम देखें तो बहुत ही कम ग्रेजुएट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसी के साथ साथ जो क्वालिफाइड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स जो हैं उनकी भी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कमी है। जो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मोस्टली जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जिसके कारण से जो है यहाँ पर उनको जो है जो फॉर्मल क्रेडिट है और पर्याप्त मात्रा में क्रेडिट जो है, लोन जो है वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो ये भी यहाँ पे एक बहुत बड़ी चुनौती है। कच्चे माल का संग्रह करना जो है, उसको कलेक्ट करना भी जो है एक बहुत ही बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो फार्म प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो है इंडिया में। तो इसकी वजह से रॉ मटेरियल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम उपलब्ध होता है। इसी के बाद हम देखते हैं कि जो इंडिया में क्या है, मोस्टली जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। तो जब भी किसी इंडस्ट्रियल यूनिट को अगर रॉ मटेरियल कलेक्ट करना है तो उसे बहुत सारे फार्मर्स से जो है कांटेक्ट करना पड़ता है। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक कम्बरसम टास्क है।
सीजनैलिटी है, ठीक है, यहाँ पे जो है एक किसी सीज़न में ही जो है कोई भी क्रॉप उगेगी, तो वहाँ पे जो है रॉ मटेरियल थ्रू आउट द ईयर जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाता है। पेरिशेबल आइटम है, रॉ मटेरियल जितने भी जो फार्म प्रोड्यूस होते हैं वो पेरिशेबल आइटम होते हैं, जल्दी से सड़ गल जाते हैं। तो यहाँ पर जो है उसको किस तरीके से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है नहीं, कोल्ड स्टोरेज है नहीं, अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो रेफ्रिजरेटेड वैन्स की बहुत ज़्यादा कमी है, तो जिसके कारण से जो है सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल जो है वो कहीं ना कहीं बाधित होती है। और इसके कारण जो है अगर सप्लाई नहीं होगी, अगर कच्चा माल नहीं आएगा तो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनेगा, जिसके कारण से जो हम लोग एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे, तो एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, ठीक है। यही अगर हम क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को भी हम लोग मेंटेन कई बार जो है मेंटेन या फिर मैच नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से हमें जो है एक्सपोर्ट करने में बहुत ही ज़्यादा जो है वो दिक्कत होती है, क्योंकि इंटरनेशनली अगर हमें कोई भी एक्सपोर्ट करना है माल, तो वो बहुत सारे जो है क्वालिटी चेक होके जाता है। तो अगर हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो हमारी जो फॉरेन डिमांड है हमारे प्रोडक्ट्स की वो भी नहीं होगी। तो यहाँ पे सरकार द्वारा जो है बहुत सारे जो है इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ताकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को और ज़्यादा जो है बेहतर किया जा सके। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री संपदा है, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, जिसमें कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसमें जो है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की बात की गई है, और यहाँ पे जो इसका जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है उसको और ज़्यादा बेहतर करने की बात की गई है। इसके बाद हम देखते हैं मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क जो है ये एक डेडिकेटेड जोन है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए, जहाँ पे कि जितना भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, कोल्ड स्टोरेज है वहाँ पे जो है कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, पावर सप्लाई है, वाटर सप्लाई है, सब कुछ जो है एक ही जगह पर है। और यहाँ पे जो है ट्रेनिंग सेंटर होता है, सारी रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं, और यहाँ से जो है जो एक्सपोर्ट कोई भी खाद्य सामग्री है उसको करना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है, फॉर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर क्या है कि पूरे जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसमें जो है इन्वेस्टमेंट को और इनकरेज करने को, उसको इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए ये पूरी स्कीम लेकर के आई गई है, जिससे कि हम जो है एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ा सकें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं और ज़्यादा क्रिएट कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं कि फूड 100% एफडीआई जो है उसको ऑटोमेटिक रूट में जो है गवर्नमेंट ने अप्रूव किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम, ठीक है। इसमें जो है ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत जितनी भी जो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर एंटरप्राइजेज हैं, सॉरी, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स या फिर एंटरप्राइजेज जो हैं इंडिया में, उनको जो है टेक्निकल असिस्टेंस दिया जाता है, उनको वित्तीय सहायता दी जाती है, उनको बिजनेस सहायता जो है वो दी जाती है। ऐसे 2 लाख एंटरप्राइजेज को जो है चिन्हित किया गया है और उनको जो है ये सुविधाएं दी जा रही हैं। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ जो है वो आने वाले समय में उसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, इसकी बहुत ज़्यादा जो है डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके लिए जो है ज़रूरी है कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको और ज़्यादा बेहतर करें, जो इसको और ज़्यादा बेहतर करने की और क्वालिटी को और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे एक जो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट आई थी, ठीक है, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट आई थी 2018 की, ठीक है, 2018 की, उसमें ये कहा गया था कि इंडिया में केवल 21% पैकेज फूड जो है वो हेल्दी है। तो यहाँ पर हमें क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इसमें मिनरल्स विटामिन्स को और ज़्यादा इंक्लूड करने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग जो पैकेज फूड जो है उसको और ज़्यादा हेल्दी कर सकें, ताकि हम लोग फॉरेन में कंट्रीज़ में जो है डिमांड को और ज़्यादा बूस्ट कर सकें, ताकि हमारी अभी जो 8% की जो हिस्सेदारी है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की जीडीपी में, उसको हम लोग और ज़्यादा जो है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि है पेपर नंबर 4 से, और क्वेश्चन है डिफाइन परसुएशन, डिस्कस इट्स रोल इन पब्लिक लाइफ। अनुनय को परिभाषित करें, सार्वजनिक जीवन में इसकी भूमिका पर चर्चा करें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें परसुएशन क्या होता है, किसी को इन्फ्लुएंस करना या फिर किसी को जो है किसी को कन्विंस करना, किसी को प्रेरित करना, ठीक है। तो किसी व्यक्ति के विश्वास को, उसके दृष्टिकोण को, उसके इरादे, उसके प्रेरणा या फिर
फिर उसके व्यवहार को प्रभावित करने को ही जो है पर्सुएशन कहते हैं, कि उसका एटीट्यूड क्या है किसी चीज़ को लेके, ठीक है। जब हम उसको बदलते हैं, ठीक है, मतलब कि हम उसको परसुएट कर रहे हैं, हम उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हम उसके विचारों को जो है बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब उसके विचार को हम बदलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग परसुएशन कहते हैं। तो यहीं पे अगर हम रॉबर्ट सियाल्डिनी जो है, उन्होंने परसुएशन के 6 प्रिंसिपल्स दिए थे, ठीक है, उसके 6 सिद्धांत दिए थे। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है रेसिप्रोसिटी। तो रेसिप्रोसिटी का मतलब है कि जब भी कोई व्यक्ति हमें कुछ देता है तो हम ऑब्लाइज होते हैं कि हम भी उसको कुछ दें। इसी तरह अगर हम कोई भी चीज़ किसी व्यक्ति को देते हैं तो हम उससे जो है किसी चीज़ की जो है यहाँ पर हम मांग कर सकते हैं। ये जनरली जो है टेक्निक जो है सेल्समैन यूज़ करते हैं, वो कस्टमर के लिए बहुत सारे रिसर्च करते हैं, जिसके बदले में कस्टमर क्या करता है कि वो अंत में जो है वो उनका प्रोडक्ट जो है खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर जो है रेसिप्रोसिटी जो है बहुत बड़ा फैक्टर है, जिससे कि जो है हम लोग किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए जो है यहाँ पे हम अपना एटीट्यूड बिहेवियर चेंज करते हैं, हम उससे परसुएट हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्कैर्सिटी, कमी, ठीक है। तो हम लोग उस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू करते हैं जिसकी कि हमें पता है कि कल को वो अवेलेबल नहीं होगा। जो भी चीज़ें स्कैर्स हैं उसकी उसकी हम लोग ज़्यादा वैल्यू करते हैं, ठीक है। और लोग जो है वही चीज़ की डिमांड भी ज़्यादा करते हैं जो कि जिसकी कि उन्हें पता है कि फ्यूचर में वो अवेलेबल नहीं होगा। तो किसी भी आइटम की जो है स्कैर्सिटी को क्रिएट करो ताकि उसकी डिमांड को जो है वो बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अथॉरिटी, अधिकार, ठीक है। तो जो हमारे पास अगर हमें कह रहा है कि इस चीज़ के लिए जो है अपना एटीट्यूड बदलने के लिए, या फिर कोई भी हमें अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो हम देखते हैं कि उस इन्फॉर्मेशन का जो है वो सोर्स क्या है, ठीक है। क्या जिस सोर्स से वो आ रही है, क्या वो व्यक्ति जो है हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, उसके पास हमारी नॉलेज से ज़्यादा उस पर्टिकुलर एरिया में या फिर उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, तो हम लोग जो है उसकी अथॉरिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी को बेहतर समझते हैं और हम उसके आइडिया से जो है परसुएट हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कंसिस्टेंसी या फिर स्थिरता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे इंटरनल वैल्यूज़ क्या है और हमारे जो आउटर एक्शंस क्या है, उसमें एक कंसिस्टेंसी होती है, ठीक है। तो हमारे इनर वॉइस और आउटर एक्सटर्नल जो एक्शंस है उसमें कंसिस्टेंसी लाने की जो है कोशिश करता है, वो क्या है, वो परसुएशन है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई भी डिसीजन मेकिंग में अगर हमने पार्ट लिया है, तो हम कोशिश करेंगे कि वो जो भी प्रोजेक्ट है वो जो है वो पूरी तरीके से सफल हो जाए। अगर हम कोई भी प्रॉमिस करते हैं तो हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि वो जो प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हो जाए, तो हमारा एक कमिटमेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं पसंद, लाइकिंग, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि जो है की समानता, अगर हम ये कहते हैं कि अगर कोई ये कहे कि हमारे जो है हम उनसे पसंद करते हैं, या फिर वो कहे कि जिस तरीके से आप सोचते हैं उस तरीके से हम भी सोचते हैं, तो हम उससे जो है ज़्यादा जल्दी जो है परसुएड हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है उसकी लाइकिंग, उसकी पसंदीदा जो भी है, समानता क्या है, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे देखेंगे समानता क्या है हमारे और अगले व्यक्ति जो कि हमें कन्वे कर रहा है, जो कि हमें परसुएड कर रहा है। अगर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी तो हम ज़्यादा जल्दी जो है वो परसुएड हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कंसेंसस, सर्वसम्मति। तो यहाँ पर जो ह्यूमंस जो है वो सोशल अप्रूवल चाहते हैं, और उस कंडीशन में तो ज़रूर से जहाँ पे कि वो उस चीज़ के बारे में जो है खुद से बहुत ज़्यादा अनश्योर होते हैं। साथ साथ जो है हम दूसरों को कॉपी करते हैं कि दूसरे लोग कैसे कर रहे हैं। अगर अधिक जो मेजॉरिटी पीपल है अगर कोई कार्य कर रही है, तो हम भी ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस हो जाएंगे उस कार्य को करने के लिए। तो यहाँ पर जो है कंसेंसस के द्वारा भी जो है लोगों को परसुएट किया जा सकता है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो परसुएशन का रोल क्या है पब्लिक लाइफ में। तो सबसे पहले है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो बहुत ज़्यादा मदद करता है, लोगों के नज़रिए को बदल देने में जो है बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, ताकि जो है हम लोग पॉलिसी को ठीक ढंग से जो है इम्प्लीमेंट कर सकें। पॉलिसी और भी ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव हो जाती है अगर हम लोगों को उस पॉलिसी के प्रति जो है अगर हम उसका पूरा नज़रिया ही बदल दें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें प्लास्टिक बैन की, ठीक है, प्लास्टिक बैन की अगर हम बात करें तो
तो लोगों का हमें नज़रिया बदलने की ज़रूरत है कि प्लास्टिक जो है उनके लिए क्यों हानिकारक है, प्लास्टिक को यूज़ को जो है क्यों किस प्रकार से कम करना है। तो इस तरीके से अगर हम उनको लॉजिक देंगे, उनको रीज़न देंगे, तो हम लोग उनको प्रेरित कर सकते हैं कि वो प्लास्टिक को जो के यूज़ को जो है वो कम कर सकते हैं। इसी के बाद हम देखते हैं सोशल चेंज। समाज में परिवर्तन लाने के लिए भी परसुएसिव स्किल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे हमारे जो है इंडिया में हम देखते हैं कि सदियों से बहुत सारी ऐसी प्रथाएं चली आ रही हैं जिसको कि चेंज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो गया, ठीक है, चाइल्ड जो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन है, या फिर हम कह सकते हैं अनटचेबिलिटी, ये सारी कुप्रथाएं हैं जिसको कि चेंज करने की ज़रूरत है। और ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है, तो यहाँ पे लोगों को भावनाओं को ठेस बिना पहुँचाए उनके एटीट्यूड को चेंज करने के लिए जो है परसुएसिव स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, ठीक है, ये जो पूरी स्कीम है, तो यहाँ पर लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि वो लोगों की वो जो बेटी जो है, जो बहुत ही ज़्यादा जो है बेटी के जो जन्म को जो है बहुत ज़्यादा कई जगह ऐसा जो है एक नेगेटिव रूप से देखा जाता है, तो उनको जो है उनको कई कहीं तरीके से प्रेरित कर रहा है कि बेटियों को बचाना भी है और बेटियों को पढ़ाना भी है। तो गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन पर भी जो है बहुत ज़्यादा ध्यान इसमें दिया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं सोशल इन्फ्लुएंस, सामाजिक प्रभाव पर, समाज पे प्रभाव डालने के लिए भी जो है एक सिविल सर्वेंट के पास जो है परसुएसिव स्किल्स होना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस आ जाती हैं तो उसको डील करने के लिए पब्लिक जो सर्वेंट्स होते हैं उनके पास परसुएसिव स्किल्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो कई बार हमने न्यूज़ में देखा है कि जो आसपास के गांव वाले लोग थे, उन्होंने जो है रेलवे जो ट्रैक है उस पर धरना दे दिया है, वो वहां से हट नहीं रहे, जिससे कि जो रेलवे जो ट्रैफिक है वो कहीं ना कहीं जो है प्रभावित होता है। तो वहां पर जो है जितने भी जो भी पब्लिक सर्वेंट है उनको जो है पर्सुएसिव स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सके और एक बीच के रास्ते पर जो है वो पहुंच सके। तो वहाँ पे लोगों को जो है प्रभावित करना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो कैसे होगी, वो परसुएसिव स्किल से ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं नैतिक स्थिति। ठीक है, मॉरल कंडीशनिंग करने के लिए, मॉरल कंडीशनिंग जो है ये कई तरीके से की जाती है। तो जो हमारा जो दृष्टिकोण जो है उसको कई तरीके से जो है वो बदला जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अनुनय के जो है विभिन्न तरीके होते हैं, जैसे कि पोस्टर लगा दिया गया, बिलबोर्ड लगा दिया गया, मैसेजेस दे दिए गए, टेलीविज़न है, ठीक है, टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है, इन सभी के द्वारा जो है लोगों को परसुएट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर हम कभी भी जहाँ वहाँ अगर हम नेशनल हाईवे पर जा रहे हैं तो जगह जगह जो है यहाँ पे वहाँ पे जो है एक मैसेजेस दिए जाते हैं कि सीट बेल्ट को पहने, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, ठीक है, अगर ओवरटेक करना है तो राइट साइड से करें। तो इस तरीके से जो है लोगों को मोरल कंडीशनिंग की जाती है ताकि वो जो है अब रूल्स को जो है वो फॉलो कर सके। इसके बाद हम देखते हैं एनकरेजिंग गुड बिहेवियर, अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी अगर कोई भी व्यक्ति जो है अच्छा व्यवहार कर रहा है तो उसको इंसेंटिवाइज करेंगे तो वो और ज़्यादा जो है प्रेरित होगा कि वो वापस से जो है वो कि वो फिर से जो है वही व्यवहार करे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जो यहाँ पर सरकार एक स्कीम लेकर के आई थी जिसमें उनको कहा गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी ब्लैक मनी को डिक्लेयर करता है तो उसके बाद जो है उनको जो है किसी भी प्रकार की पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे उनके गुड बिहेवियर को जो है वहाँ पे एनकरेज किया जा रहा है, इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं एटीट्यूड चेंज, दृष्टिकोण परिवर्तन में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। जैसे कि वहाँ पे उस सिचुएशन में जहाँ पे कि लोगों का जो एटीट्यूड जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो यहाँ पर जो है कंट्रास्टिंग एटीट्यूड जो है उनका, ठीक है, उसको जो है हम लोग करेंट एटीट्यूड में जो है वो बदल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लोगों में जो रेजिस्टेंस होती है, एक जो उनमें जो है वहाँ पर हम रेजिस्टेंस जो होती है लोगों में कि उनको एटीट्यूड चेंज नहीं करना, वहाँ पर भी जो है परसुएसिव स्किल्स का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जब लोगों का जो है अपोजिट आइडियाज़ होते हैं, जो भी हम कह रहे हैं उससे विपरीत उनकी आइडियाज़ है, तो वहाँ पे ऑडियंस को न्यूट्रलिटी की तरफ लेकर के आया जा सकता है अगर जो है पब्लिक सर्वेंट के पास परसुएसिव स्किल्स हैं। तो सोशल चेंज, सोशल इन्फ्लुएंस के लिए और अपने कार्य को और ज़्यादा एफिशिएंटली करने के लिए पब्लिक सर्वेंट्स के पास जो है परसुएसिव स्किल्स होना जो है अनिवार्य है। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच।